Yes, good morning school. Welcome to another lecture of Super 100 classes. तो लास्ट क्लास में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस यूजुअली दो तरीके की हो सकती है, एक मोलर चालकता है और एक तुल्यांकी चालकता है। मोलर चालकता को हम अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोई अगर एक प्रबल विद्युत अपघटन हमारे पास है तो हम यहाँ पर डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से, जो हमने ग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ पर मोलर सांद्रता और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में प्लॉट किया था और हमने देखा था कि जब सांद्रता बढ़ रही है तो यहाँ पर जो मोलर चालकता है ये धीरे धीरे करके कम होती है। और अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके इस पॉइंट को कट करते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है, यानी आप कह सकते हैं कि इस एक्सिस पर जो तनुता है वो अनंत है, तो इसको हम मान सकते हैं ये लैम्डा m इंफिनिटी है। तो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो मोलर चालकता है ये होता है लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट c के बराबर। यहां पर जो b है ये एक कांस्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो प्रयोगशाला में हमने कंडीशंस ली हैं उसका दाब, उसका ताप, नेचर सॉल्यूशन का, उन सब के ऊपर यह b की वैल्यू डिपेंड करेगी और इस स्लोप से हम इस b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर ये स्लोप वैल्यू से मुझे मिल जाएगा और जो मोलर सांद्रता है अनंत तनुता पर, इसको मैं इंटरसेप्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि ये वाला जो ग्राफ है इससे हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता को एक अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और इस समीकरण को हम डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन कहते हैं। ये वाली जो समीकरण हमें मिली, इस समीकरण को हम कहेंगे डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। तो यहां पर जेईई में और नीट में 2-3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन किन इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन को अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी एक दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए देखते हैं तो जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में यह कभी भी इस एक्सिस को कट नहीं करता है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता को हम डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, एक दूसरी विधि है जिसको हम कॉर्लाश लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कॉलरैश लॉ है या कॉलराश का नियम क्या कहता है। तो कॉलराश के नियम के अनुसार अगर हम कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन की तुल्यांक चालकता की बात करें तो उसमें उपस्थित कैटायन एज वेल एज एनायन यानी ऋणायन और धनायन
दोनों मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट each ion present in it contributes towards equivalent conductance। हिंदी में अगर इसे समझते हैं तो किसी अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य में स्थित आयन उसके तुल्यांकी चालकता को में कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ए भी लेते हैं जिसकी हमें अनंत तनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, तो यह बराबर होगा लैम्डा ई क्यू ऑफ ए प्लस लैम्डा ई क्यू ऑफ बी माइनस। तो यहां पर हर एक आयन तुल्यांकी चालकता के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर हम यहां पर बात करें NaCl की, तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaCl। NaCl में दो प्रकार के आयन हैं, एक Na+ जो धनायन है और एक Cl- जो ऋणायन है। तो ये हमें देगा Na+ और Cl-। अब अगर मुझे NaCl की तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करना है, कहां पर? अनंत तनुता पर, तो हम लिखेंगे लैम्डा इंफिनिटी NaCl, और ये क्योंकि दो आयन हैं तो ये दोनों आयन इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखिएगा हम यहां पर तुल्यांक चालकता की बात कर रहे हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na+, कौन से वाला? इक्विवेलेंट, प्लस लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ Cl-। तो दोनों आयन यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर हम इसी को मोलर चालकता के रूप में लिखें, देखिए एक दूसरा एग्जांपल यहां पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है और इस एल्यूमिनियम सल्फेट में दो आयन हैं, एक एल्यूमिनियम 3+ और एक सल्फेट 2-। अगर हम यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांक चालकता की बात करें तो लैम्डा इंफिनिटी EQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी EQ ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस लैम्डा इंफिनिटी EQ ऑफ सल्फेट माइनस। तो दोनों की जो तुल्यांक चालकता आपको दी हुई है, आप उन दोनों तुल्यांक चालकता को जोड़ देंगे और उसको जोड़ने से आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांक चालकता के बारे में प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम यही मोलर चालकता के रूप में देखते हैं तो हमने पढ़ा था कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ n फैक्टर के बराबर होता है। यहां पर लैम्डा m मोलर चालकता है और लैम्डा EQ तुल्यांक चालकता है। NF यहां पर n फैक्टर है जो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है।
जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के लिए जो n फैक्टर है वो उसकी क्षारकता होती है। इसी प्रकार से बेस के लिए जो n फैक्टर है वो उसकी एसिडिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होते हैं। और अगर हम किसी सॉल्ट या किसी लवण की बात करें या किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उस केस में n फैक्टर उसके ऊपर कुल धनावेश के बराबर माना जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें लैम्डा EQ की तो लैम्डा EQ को मैं लैम्डा m अपॉन n फैक्टर भी लिख सकता हूं। तो आपको यहां पे ध्यान देना है, जब हम मोलर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इसी के लिए लिखते हैं लैम्डा EQ ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी मोलर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ अपॉन इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। और इसमें यहां पर 2 हमारे पास में एल्यूमिनियम के आयन उपस्थित हैं। प्लस हम सल्फेट के लिए अगर लिखेंगे लैम्डा इंफिनिटी m ऑफ सल्फेट माइनस और इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2 और यहां पर आपको 3 ये मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर इनकी मोलर चालकता को इनके n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हम यहां पर इनकी कुल तुल्यांकी चालकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको मोलर चालकता दी हुई है या आपको वहां पर तुल्यांकी चालकता दी हुई है और उसके अनुसार ही हमें वहां पर चीजों को फाइंड आउट करना है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की तो यहां पर इसको 2 और 3 ना लिखे, अगर मैं सीधा सीधा, क्योंकि मैंने यहां पर आयंस की लिखी है, अगर मैं कुल यहां पे बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंफिनिटी एल्यूमिनियम 3+, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 6 और यहां पे ये हो जाएगा 2 प्लस 6 3 ऑफ सल्फेट माइनस। तो इस तरीके से भी हम यहां पर इनको ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 है तो उस केस में मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों एक ही रहेंगी, लेकिन अगर n फैक्टर की वैल्यू वैरी करेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर चीजों में n फैक्टर से उसको डिवाइड करना है। तो यहां तक हमने समझ लिया है कि हर एक आयन, चाहे वह धनायन है या वह ऋणायन है, वह तुल्यांकी चालकता के लिए अपना योगदान करता है। अब हम देखते हैं कि इस कॉर्लैश लॉ के माध्यम से हम क्या क्या चीजें वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्लैश लॉ। तो इसका पहला एप्लीकेशन है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तुल्यांकी चालकता को अनंत तनुता पर ज्ञात करना। तो पहला हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस आइदर मोलर और equivalent at infinite dilution for weak electrolyte। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करने के लिए कॉर्लैश का नियम उपयोग में आता है। इसके लिए हमें यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां पे आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा जिसको मैं सॉल्ट 1 लिखता हूं,
और इस सॉल्ट 1 को यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा। जब ये सॉल्ट 1 किसी एसिड स्ट्रॉन्ग वाले एसिड या बेस के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहां पर हमें ये वीक एसिड या बेस प्रदान करेगा और यहां पर हमें एक दूसरा सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट 2। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें इस वाली सिंपल इक्वेशन को ध्यान रखना है जिसमें सॉल्ट 1 स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ में अभिक्रिया करके वीक एसिड या बेस बनाता है और एक दूसरा सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर मुझे यहां पर वीक एसिड या बेस की चालकता को ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पे आएगा सॉल्ट 1 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस माइनस सॉल्ट 2। तो अब यहां पर वो आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर। सबसे पहला तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें वो पूछेगा, आपको एक सॉल्ट 1 देगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड देगा और पूछेगा कि अगर मुझे वीक एसिड के लिए चालकता को ज्ञात करना है तो और किस किस की चालकता की हमें यहां पर जरूरत हो सकती है। एग्जाम्पल समझिए, हमने कहा हमारे पास सोडियम ऑक्सलेट है Na2CO4, ये हुआ सोडियम ऑक्सलेट और इस सोडियम ऑक्सलेट को मैं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, लेट्स से हम यहां पे ले रहे हैं H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। जब सोडियम ऑक्सलेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां पर एक वीक एसिड यानी H2C2O4 जिसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, सॉल्ट भी मुझे मिलने वाला है जिसका नाम है Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट कहेंगे। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट 1 है, जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑक्सैलिक एसिड बना ये एक वीक एसिड या बेस को रिप्रेजेंट करता है और जो सोडियम सल्फेट बना है ये मेरे पास में सॉल्ट 2 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी चालकता हमें प्राप्त करनी है तो सोडियम ऑक्सलेट और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और किसकी चालकता की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे सोडियम सल्फेट, यानी ऑक्सैलिक एसिड की चालकता को ज्ञात करने के लिए सोडियम ऑक्सलेट और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा सोडियम सल्फेट की चालकता की भी आवश्यकता होती है। तो ये हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली अप्रोच में समझें तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं, देखिए इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमें गिवन है, डिटरमाइन लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमें ऑक्सैलिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना है। हमें यहां पर Na2C2O4 की चालकता दी हुई है, H2SO4 की चालकता दी हुई है और Na2SO4 की चालकता भी हमें यहां पर गिवन है। Na2C2O4 की जो चालकता है, सपोज ये 180 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमें गिवन है। और H2SO4 की जो मोलर चालकता है ये कुछ 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और Na2SO4 की जो मोलर चालकता है यह 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर है। मुझे ऑक्सैलिक एसिड की मोलर चालकता को ज्ञात करना है। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो इस अभिक्रिया के अनुसार अगर मुझे ऑक्सैलिक एसिड का लैम्डा m इंफिनिटी फाइंड आउट करना है तो मैं सोडियम ऑक्सलेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ दूंगा और इसमें से Na2SO4 की जो मोलर चालकता है उसको घटा देंगे। तो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम ऑक्सलेट 180 plus H2SO4 that is 100 minus Na2SO4 that is 120। तो ये हो जाएगा आपके पास में 280 minus 120, तो ये आ जाएगा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से हम यहां पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटय की यानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉर्लैश लॉ को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कभी कभी वो क्या करता है कि वो सारी के सारी यूनिट एक जैसी ना देके इसमें कुछ परिवर्तन कर देता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें वहां पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता को ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे n फैक्टर को भी लेना है। तो एक दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर कभी यूनिट में कोई चेंजेस होगा तो उस यूनिट को मैं कैसे कन्वर्ट करके मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान निकाल सकता हूं। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर मुझे ज्ञात करनी है। मुझे यहां पे गिवन है लैम्डा m इंफिनिटी HCl इज इक्वल टू 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके अलावा मुझे यहां पे NaCl गिवन है 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां पर वो क्या करेगा, इस तरीके से m और EQ ना लिख के हमें इंफिनिटी की वैल्यू देगा। और यहां पर लैम्डा इंफिनिटी CH3COONA हमें गिवन है कुछ 280 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ होता है ये n फैक्टर के बराबर है। तो आप समझिए यहां पर अगर मैं n फैक्टर निकालूंगा तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। NaCl का n फैक्टर भी 1 ही है और HCl का n फैक्टर भी 1 ही है। तो यहां पर हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर लैम्डा m इंफिनिटी एसिटिक एसिड को निकाल सकता हूं। इट विल बी सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl। तो ये आपके पास में हो जाएगा 580 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 480 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस केस में n फैक्टर की वैल्यू 1 है, इसलिए मोलर या तुल्यांक से हमें कोई भी फर्क
नहीं पड़ा। लेकिन अगर कभी n फैक्टर की वैल्यू बदल जाए, चेंज हो जाए, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर H2C2O4 के लिए लैम्डा m इंफिनिटी को ज्ञात करना है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं सॉल्यूशन में, तो ये मुझे दिया हुआ है यहां पर Na2C2O4, ठीक है, ये हमें एक दिया हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, सोडियम ऑक्सलेट है। तो अगर मुझे एसिडिक एसिड बनाना है तो इसके लिए मुझे यहां पर H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी और यहां पर Na2SO4 बनेगा। अब देखिए इस वाले केस में हमें ये मोलर में दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट में दिया हुआ है और ये भी इक्विवेलेंट में दिया हुआ है, और हमें यहां पर ऑक्सैलिक एसिड की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन वाइज अगर हम देखें तो लैम्डा m इंफिनिटी फॉर H2C2O4 इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी, किस किस को हम लेंगे बेटा, सोडियम ऑक्सलेट को लेंगे और इसमें हम H2SO4 को जोड़ देंगे और इनको जोड़ने पर जो आएगा उसको हम Na2SO4 की मोलर चालकता से माइनस कर देंगे। फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब देखिए लैम्डा m Na2C2O4 मुझे गिवन है जो कितना है 300, तो ये मैं लिखूंगा यहां पे 300 प्लस लैम्डा MH2SO4। अब आपको यहां पर यूनिट का ध्यान रखना है, ये मुझे यहां पर इक्विवेलेंट में गिवन है, यानी ये मुझे यहां पर तुल्यांकी चालकता गिवन है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोलर चालकता, और मोलर चालकता क्या होगी, तुल्यांकी चालकता गुणा n फैक्टर। तो यहां से लैम्डा m आ जाएगा n फैक्टर इंटू लैम्डा EQ, और H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 माइनस Na2SO4 के लिए भी हमें इक्विवेलेंट ही गिवन है, तो ये हो जाएगा 280 इंटू, और इसके लिए भी n फैक्टर 2 ही होता है, क्योंकि यहां पर हम समझते हैं कि ये एक आयन, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक आयोनिक सॉल्ट है, और सॉल्ट के केस में जो n फैक्टर है वो उस पे कुल धनावेश के बराबर होता है। तो यहां पर इसका कुल धनावेश होगा 2+, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 300 प्लस 200 दैट इज 500 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास में 560। ऑल्दो ये थोड़ा सा माइनस में आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे इसको 200 कर देते हैं, इसको हम 180 कर देते हैं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 400, और इसको अगर मैं 180 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 360, तो 700 माइनस 360। तो इस तरीके से मैं यहां पर इसकी मोलर चालकता को ज्ञात कर सकता हूं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो यूनिट हमें दी हुई है वो तुल्यांक वाली दी हुई है या तो फिर वो मोलर चालकता वाली दी हुई है। तो ये कॉर्लैश लॉ का पहला एप्लीकेशन है जिसमें मैक्सिमम टाइम बोर्ड में और कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को समझते हैं। तो पहला कॉर्लैश लॉ का यूज हमने समझ लिया है, दूसरा है यहां पर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा लिख सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कहेंगे
वियोजन की कोटि। अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% डिसोशिएट नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर आंशिक वियोजन होता है या पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। तो सबसे पहली चीज हमें यही समझनी है कि जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस केस में अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। उदाहरणतः अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लें HX और हम मानते हैं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये HX यहां पर H प्लस और X माइनस में डिसोशिएट होगा। अब अगर हम यहां पर अल्फा की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो टाइम 0 पर हम मान लेते हैं कि इसका 1 मोल उपस्थित है। तो क्योंकि टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए यहां पर उत्पाद के मोलों की संख्या 0 होगी। टाइम t हम वो समय ले रहे हैं जब इसमें से कुछ वियोजित हुआ है। तो 1 में से मैं अल्फा को डिसोशिएट करूंगा और यहां पर मुझे अल्फा और अल्फा मिलेगा। क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसके लिए एक वियोजन स्थिरांक लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। तो ये हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, साम्य अवस्था वाले चैप्टर में 11वीं क्लास में पढ़ा है कि किसी इक्विलिब्रियम के लिए यानी कोई अभिक्रिया अगर साम्य में स्थापित होती है तो उसके लिए इस प्रकार से हम वियोजन स्थिरांक लिख सकते हैं। अब अगर इसकी सांद्रता C है तो हम इसको C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Ka की वैल्यू यहां पर आएगी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और ये हमें यहां पर मिलेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर Ka का मान आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम इस अभिक्रिया को इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर मुझे अल्फा का मान ज्ञात होगा। वो अल्फा देगा मुझे कुछ 30% डिसोशिएट हुआ है, 10% हुआ है या 5% हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर Ka की वैल्यू को लिख सकता हूं। लेकिन अगर यही मुझे चालकता के रूप में दिया हुआ है तो अब चालकता के रूप में हम वियोजन कोटि और स्थिरांक को यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। तो अल्फा का जो डेफिनेशन है यानी जो वियोजन कोटि की परिभाषा है उसके अनुसार अल्फा होगा मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल इनिशियल मोल। यानी आपके पास शुरू में कितने मोल्स थे और उनमें से कितने मोल्स वियोजित हुए हैं, इसका जो रेशो आएगा उसको हम कहेंगे अल्फा। तो इस केस में यहां पर अल्फा की वैल्यू को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इनिशियल मोल मतलब जब कोई भी वियोजन नहीं हुआ है तो यहां पर कंडक्टेंस मुझे पूर्णतः मिलेगी। तो मैं इसको लिख दूंगा लैम्डा m इंफिनिटी। और जब मोल वियोजित होंगे तो इसका मतलब वहां पर चालकता में भी कुछ चेंजेस होगा। तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा m c।
तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी से मैं अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। और एक बार मुझे अल्फा पता चल गया तो मैं अल्फा की वैल्यू को इस के ए के फॉर्मूले में रख के वियोजन स्थिरांक को भी प्राप्त कर सकता हूं। तो हमें यहां पर एक कंडक्टेंस दी होगी जो जनरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी होती है, या हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे भी एक कंडक्टेंस दी जा सकती है, और हमें वहां पर लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू को एक अलग तरीके से निकालने के लिए कहा जा सकता है, और वहां से मुझे अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमें कहा गया है that lambda m for 0.2 m acetic acid is 100 ohm inverse centimeter square per mole. Lambda m for 0.2 m acetic acid is 100 ohm inverse centimeter square per mole. Determine Ka for acetic acid. तो एसिटिक एसिड के लिए मुझे वियोजन स्थिरांक को प्राप्त करना है। मुझे गिवन है लैम्डा इंफिनिटी फॉर एसीटेट आयन इज इक्वल टू लेट्स से 180 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास में 0.2 m एसिटिक एसिड का विलयन है जिसकी मोलर चालकता 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी गई है। हमें इस एसिटिक एसिड के लिए वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करना है, और हमें एसीटेट आयन और H प्लस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी दी गई है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हम लिख सकते हैं बेटा, एसिटिक एसिड को अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो ये हमें एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन देता है। तो इसके लिए अगर हम Ka की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। अगर हम अल्फा के रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, और ये हो जाएगा C अल्फा। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास में आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर C की वैल्यू कितनी है? 0.2 m। अब मुझे यहां पर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए मुझे मोलर चालकता चाहिए किसी सांद्रता पे, वो कितनी दी हुई है मुझे? 100। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा एम सी कितना दिया हुआ है? 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता को ज्ञात करना है, और यहां पर मैं कॉर्लेश के नियम को यूज करूंगा। तो मेरे पास में एक कैटायन है और एक एनायन है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रोलाइट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 180, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा तो हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस, सो 180 प्लस 20
ये हो जाएगा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मेरे को लैम्डा एम सी पता है, लैम्डा एम इंफिनिटी मुझे पता है, तो मैं यहां पर अल्फा का मान निकाल सकता हूं, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 200 यानी 1/2। तो ये मेरे पास आएगा 0.5। तो इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, तो मैं यहां से के ए का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जो अल्फा की वैल्यू आई वो 5% से कम है, तो उस केस में अल्फा को 1 के टर्म में नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है, और उस केस में के ए को आप सी अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपको उस केस में करना है दैट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, जब हमारे पास में विलयन बहुत तनु है या अल्फा की वैल्यू 5% से कम है। तो अल्फा इज लेस देन 5%, या तो हम ऐसा लिखें, या हमारे पास में बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है और अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस केस में के ए को सी अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे यहां पर हमें न्यूमेरिकल को करना है, किस तरीके से हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब हम यहां पर तीसरी एप्लीकेशन समझते हैं कॉर्लैश लॉ की। तो इसके तीसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ solubility of Sprengli soluble salt। यानी अगर मेरे पास कोई स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसकी विलेयता को भी हम कॉर्लैश लॉ के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम विलेयता के आधार पर देखें तो विलेयता के आधार पर सॉल्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जिनमें सॉल्युबिलिटी यानी जो विलेयता है उसका मान 0.1 m के मान से ज्यादा होता है, उसको हम सॉल्युबल मानेंगे, यानी वो पूर्णतः घुल जाएंगे। दूसरे सॉल्ट होते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी जो आंशिक रूप से विलय हो सकते हैं। इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है उसका मान 0.01 m से 0.1 m के बीच में होता है। और तीसरे होते हैं हमारे पास में स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इनके लिए जो सॉल्युबिलिटी का मान है वो लेस देन 0.01 m होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाले जो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और अगर इनका हम बहुत तनु विलयन भी लेते हैं तो उसमें भी ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम यहां पर कॉर्लैश लॉ के माध्यम से सॉल्युबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने पढ़ा है, जो मोलर चालकता है वो होता है कापा × 1000 अपॉन m। मोलर चालकता होता है कापा, कापा मतलब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता है, गुणा 1000 अपॉन m यहां पर मोलरता को प्रदर्शित करता है जो मोल प्रति लीटर में होता है।
सॉलिबिलिटी को भी हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम लैम्डा m को लैम्डा m इंफिनिटी कर दें, समझिएगा हमने क्या किया, लैम्डा m को लैम्डा m इंफिनिटी किया, यानी हम इसको कहां पर ले गए, जब हम मानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन 0 है या अनंत तनुता है, तो उस केस में ये जो मोलैरिटी है ये सॉलिबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में हम इस मोलैरिटी को सॉलिबिलिटी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं लैम्डा m इंफिनिटी इज इक्वल टू कापा इन 2000 अपॉन s। s मतलब सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी का मान आ जाएगा कापा इन 2000 अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। तो अगर मुझे लैम्डा m इंफिनिटी का मान पता है, कंडक्टिविटी पता है यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, तो वहां पर हम सॉलिबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। तो इस प्रकार से हम यहां पर हमने देखा कि कॉर्लेश लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है, इवन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, हमने कॉर्लेश लॉ के बारे में पढ़ लिया है। इससे जुड़ी एक दो और छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहां पर आयोनिक मोबिलिटी या आयोनिक कंडक्टेंस। यानी आयनिक चालकता। कॉर्लेश लॉ में हमने पढ़ा कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट का आयन उसकी चालकता के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। तो म्यू ऑफ कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू यू ऑफ कैटायन। देखिए यहां पर जो म्यू है ये और सी यहां पर कैटायन यानी धनायन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैटायन की जो आयनिक कंडक्टेंस है वो उसकी मोबिलिटी के यानी उसका जो परिगमन हो रहा है उसके समानुपाती होती है। या इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एफ यू सी। यहां पर एफ फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम के बराबर आती है। इसी तरीके से हम यहां पर म्यू ए यानी एनायन को भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ यू ए। तो ये यहां पर आयनिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर म्यू जो है ये आयोनिक कंडक्टेंस है, यू जो है ये मोबिलिटी है यानी वो कितना चलता है, और एफ जो है ये यहां पर फैराडेज कांस्टेंट है। और जो 1 फैराडे है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम के बराबर आती है। ए सी यहां पर कैटायन है यानी धनायन, और ए जो है ये यहां पर एनायन है यानी ऋणायन को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम F से मल्टीप्लाई करके यानी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहां पर आयनिक कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने समझा है कि यहां पर कैटायन अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और एनायन अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम इसमें यहां पर कैटायन और एनायन के फ्रैक्शन को ज्ञात करें तो उसी को हम किसी आयन की परिगमन संख्या या ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। तो यहां पर
एक और चीज हम समझते हैं जिसको कहा जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हिटॉर्फ नंबर भी कहा जाता है। हिटॉर्फ नंबर, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो ये परिगमन संख्या है, या आप कह सकते हैं कि यह हिटॉर्फ की संख्या है। हिटॉर्फ विधि के द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर या ये जो हिटॉर्फ नंबर है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा UC अपॉन UC प्लस UA। सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन की बात करें तो ये हो जाएगा UA अपॉन UC प्लस UA। तो अगर इसको मैं डेफिनेशन वाइज लिखता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन in an electrolyte solution। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी आयन के द्वारा ले जाया गया करंट का जो भाग है, जो अंश है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटॉर्फ नंबर कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन 1 के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है? ये एक अंश है, एक फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो TC प्लस TA बराबर होगा 1। तो इसको आप मोबिलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप आयनिक कंडक्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप विद्युत धारा यानी करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। अच्छा, किसी किसी बुक में इसको अभिगमांक या अभिगमन संख्या भी लिखा हुआ है, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। तो यहां तक हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यानी जो कंडक्टेंस है उसको समझ लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। कॉर्लेश लॉ पे न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा उनको करने की, और अगर नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आप एक और चीज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें परिगमन संख्या या ट्रांसपोर्ट नंबर की, तो ट्रांसपोर्ट नंबर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और सांद्रता बढ़ाने पर, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए आप, विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज। तो जब
सांद्रता बढ़ाई जाएगी, तो सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो इसलिए जो आयन का मूवमेंट है वो थोड़ा धीरे हो जाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज्यादा हो जाए या 0.5 से कम हो जाए, तो वो हमेशा उस ट्रांसपोर्ट नंबर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी ताप बढ़ाने पर अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो वो 0.5 धीरे धीरे करके की तरफ आना शुरू हो जाता है, और अगर वो 0.5 से कम है तो प्रेशर बढ़ाने पर वो 0.5 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां तक हमने ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पढ़ लिया है। अब आप यहां पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है अनंत तनुता पर बेरियम क्लोराइड H2SO4 तथा HCl की तुल्यांक चालकताएं क्रमशः X1, X2 तथा X3 हैं। यहां पर तुल्यांक चालकता की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में हमें चालकताएं दी हुई हैं। यदि बेरियम सल्फेट के संतृप्त की विशिष्ट चालकता Y साइमन पर सेंटीमीटर हो, तो बेरियम सल्फेट के लिए KSP का मान होगा। तो हमें यहां पर इसका KSP यानी इसका विलेयता उत्पाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहां पर 10⁻³ Y अपॉन 2x1 प्लस x2 माइनस 2x। बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 10⁻⁶ y स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 माइनस 2x क्यूब की पावर 2। सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 10⁻⁶ y स्क्वायर अपॉन 4 x1 प्लस x2 माइनस 2x3 का स्क्वायर, और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहां पर x1 प्लस x2 माइनस 2x3 अपॉन 10⁻⁶ y स्क्वायर। तो हमें यहां पर अनंत तनुता पर बेरियम क्लोराइड H2SO4 और HCl की तुल्यांकी चालकताएं दी हुई हैं, जिनका मान X1, X2, X3 है। बेरियम सल्फेट के लिए विशिष्ट चालकता का मान Y है, तो हमें यहां पर बेरियम सल्फेट का KSP का मान ज्ञात करना है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर किसी बच्चे ने नहीं नोट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।